दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे फिस्टुला के बारे में थोड़ा सा। दरअसल क्या है कि बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं फिस्टुला के बारे में, जिसमें लोग कभी उसको ऑपरेट करा लेते हैं, कभी पाइल्स हुआ या फिशर हुआ या फिस्टुला ही हो गया तो उसको ऑपरेट करा देते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि जब भी आप पाइल्स को, फिशर को या फिस्टुला को अगर ऑपरेट करा लेते हैं और अगर कहीं गलत तरीके से कट गई, अगर आपकी एनल की जो मसल्स होती है अगर वो कट जाती है तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो फिर आपके जो स्टूल का रास्ता है उसको वो सिकुड़ जाती है। क्योंकि जैसे कभी कभी क्या होता है कि फिसर हो गया, अब फिसर हुआ और फिसर का रास्ता को उसको क्या कहते हैं डॉक्टर, स्टिच कर देते हैं। ठीक है, अब स्टिच तो कर दिया लेकिन वहां पे क्या होता है कि मोटी सी गांठ बन जाती है और वो गांठ धीरे धीरे करके कभी कभी इतनी ज्यादा मोटी हो जाती है कि वो फिर मुश्किल पैदा कर देती है कि वो आगे स्टूल को पास करने में, क्योंकि वो जो जगह है ना स्टूल पास करने की वो छोटी हो जाती है। तो ये समस्या ज्यादातर फिशर के साथ में या पाइल्स के साथ में और फिस्टुला में भी आती है। ऐसे मेरे पास तमाम ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके हो गया, अब तो ऐसा हो गया है, मोटा हो गया, जगह कम हो गई, कभी कभी की लैट्रिन कई कई दिन तक महसूस होती है लेकिन हो नहीं पाती है क्योंकि जगह छोटी हो जाती है। कभी कभी उसको अंदर से जगह बनानी पड़ती है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं जिसको हम बोलते हैं कि एनल स्ट्रक्चर हो गया या एनल स्टेनोसिस हो गया। तो वो कंडीशन ना हो उसके लिए जरूरी है कि आप ऑपरेशन के लिए ना जाए। ये मेरा हमेशा रहता है, मैं हर एक वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं कि आप इस चीज को ना करें, आप नेचुरली इसको ठीक कर देखिए। फिस्टुला को, फिशर को या पाइल्स को, मैं तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ बस, कि ये तीनों को आप ठीक कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, ना हो इसके लिए क्या करना है ये भी बता दे रहा हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी इन फ्यूचर फिस्टुला, पाइल्स या फिशर ना हो तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपने पहला काम ये करना है कि ध्यान देना है कि कभी भी आपको कब्जियत ना हो, मतलब स्टूल लूज हो, बहुत ज्यादा ना हो, या फिर कह लीजिए कि बार बार ऐसी कंडीशन ना हो कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा हो आपको। ठीक है, जैसे स्टूल होता है ना कभी कभी हार्ड हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है आपको, कभी कभी स्टूल लूज भी रहता है तो भी बहुत ज्यादा प्रेशर काम करके स्टूल पास करना पड़ता है। तो वो कंडीशन ना हो, क्योंकि जब आप प्रेशर देते हैं तो क्या होता है कि जो एनस के अंदर में जो पत्ती पत्ती वेन्स होती हैं, रेक्टल वेन्स होती हैं या एनल वेन्स होती है, उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो धीरे धीरे करके वहां पे वो फूलने लगती है। जब वो फूलने लगती है तो वही चीज धीरे धीरे करके इन फ्यूचर जा करके छोटे छोटे पाइल्स बनाने के लिए शुरू हो जाते हैं या वो पाइल्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। और वो जो पाइल्स होता है इन फ्यूचर में जा करके धीरे धीरे करके अगर आप ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन बनता रहा तो वो एक बड़ा रूप ले लेता है पाइल्स का, जिसमें वो बादी भी हो सकता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी वो रास्ते में जा करके रुक भी सकता है, जिससे लैट्रिन का रास्ता अगर ज्यादा थोड़ा बड़ा हो गया तो वो जा करके रास्ते में क्या होता है, रोकने लगता है, उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो एक अलग कब्जियत पैदा कर देती है। तो दोस्तों इस तरह की तमाम चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमेशा कोशिश ये करिए कि कभी भी कब्जियत ना हो इस तरह की, कभी भी खान पान में इतना सुधार रखिए कि कभी भी लैट्रिन कड़ी ना हो। ठीक है, कच्ची चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कच्ची चीजों का सेवन करने से आप देखेंगे कि कभी भी लैट्रिन में दिक्कत नहीं आती है। अगर आप गाजर, चुकंदर, मूली, खीरा, ककड़ी, इस टाइप की जो कच्ची चीजें होती हैं अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं तो इन सारी चीजों से आप बचे रहेंगे। दूसरी चीज, लैट्रिन अगर हार्ड हुई तो एक क्रैक जैसा बन जाता है लैट्रिन के रास्ते में, कभी छिल जाता है, कभी जलन सी पैदा होती है, कभी उसमें क्रैक हो जाता है, कभी ब्लीडिंग की हल्की फुल्की हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिशर। तो अगर फिशर हो जाता है तो कभी भी ध्यान दीजिए, अगर कभी भी आपको लैट्रिन कड़ी हो और लैट्रिन में जलन सी महसूस हो तो उसको हल्के में मत लीजिए, आप उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। क्योंकि ये घाव बन गया है वहां पे, मे भी हो सकता है कि वहां छिल गया हो, मे भी हो सकता है कि वहां पे क्रैक बन गया हो, फिशर बन गया हो। वो चीज भविष्य में जाकर के पाइल्स तो नहीं लेकिन हाँ फिशुरा के रूप में डेवलप जरूर हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब भी अगर स्टूल हार्ड हो, उसके साथ में जलन सा महसूस हो या लैट्रिन करने के बाद में काफी देर तक जलन सी महसूस हो, कभी कभी घंटों महसूस हो सकती है, तो वैसी कंडीशन में आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए, खासतौर से होम्योपैथिक डॉक्टर को बता करके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए। ठीक है,
ऐसी कंडीशन की अगर स्टूल हार्ड हो और जलन सी महसूस हो तो उसकी एक बहुत अच्छी दवा है नाइट्रिक एसिड और ग्रेफाइटिस। तो कभी ऐसी कंडीशन अगर होती है तो आप इन दवाओं को 30 या 200 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी धीरे धीरे करके घाव ठीक हो जाता है। और एक और अच्छी दवा है रटानिया कि ये 3 दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं अगर फिशर हो स्टार्टिंग केस का। तो अगर आप नाइट्रिक एसिड को 200 पावर में, ग्रेफाइटिस और रटानिया को 30 पावर में आप यूज कर सकते हैं। आप 2-3 दिन आप लेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर कंडीशन थोड़ी सी और डेवलप हो जाती, मान लीजिए फिस्टुला हो गया, तो फिस्टुला का अगर स्टार्टिंग केस से आपको पता चल रहा है तो आप कभी भी किसी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट में मत जाइए, ऑपरेशन के लिए मत जाइए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को प्रॉपर तरीके से किसी भी ऐसे डॉक्टर को जिसके पास में उस चीज की नॉलेज हो। बड़ी बार क्या होता है, लोग शुरू तो कर देते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन वो सिर्फ घाव सुखाने की दवा देते हैं और मामला यहीं भी फंस जाता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा हुआ कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें लोग कहीं पे होम्योपैथिक डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन उन लोगों का क्या था कि सिर्फ वो दवाएं देते थे जिससे घाव सूखती है, जैसे सालिसिया है, जलन दवा है, बहुत अच्छी दवा है, लेकिन सिर्फ सूखने की दवा दे रहे थे। एक्चुअल में सही तरीके से समझ करके जब दवा दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट एक अलग पड़ता है। मैं थोड़ा सा खोल के समझाता हूँ, समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए किसी को फिस्टुला हुआ, अब वो फिस्टुला कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको दवा किस तरीके की देनी है। और जब भी आप दवा दें तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि आपने सारे टोटलिटी ऑफ द सिम्टम को देख करके, मतलब मेंटल लेवल क्या है, फिजिकल लेवल क्या है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, पानी पेशेंट कैसा पीता है, पानी की बहुत ज्यादा प्यास होती है या ठंडा पानी पसंद है, या प्यास बिल्कुल नहीं है, मुंह सूखा है कि गीला है, लार बनती है उसके साथ में प्यास है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इनके आधार पर, जिसको हम कहते हैं टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, इसके आधार पर अगर किसी मेडिसिन का चुनाव करते हैं तो वो मेडिसिन सबसे अच्छी होगी, वो पेशेंट को एकदम जड़ से कहते हैं ठीक करने की, वो करेगी काम। तो आपने हमेशा इस चीज का ध्यान देना कि अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो दोनों कंडीशन में आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। मैं खास तौर से उन डॉक्टर्स को जरूर मैं कहूंगा कि आप अगर किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप टोटली ऑफ द सिम्टम के साथ में आप चाहे सालिसिया दे रहे हैं, यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो अब जैसे मैंने एक मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, सालिसिया 12x ये भी बड़ा अच्छा काम करती है ऐसी कंडीशन में जबकि अंदर में अगर पस है उसको निकाल करके बाहर करने में, उसको सुखाने में। एक पेशेंट को मैंने दिया, तो पंजाब के पेशेंट है, तो उनको जो मैंने दिया सालिसिया 200 में, तो आराम तो था लेकिन पूरी तरीके से उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैंने सालिसिया 12x दिया तो सालिसिया 12x देने के बाद में जो अंदर पस था वो बाहर आया, उसके बाद में घाव सूखना शुरू हुआ। और जब तक मुझे जानकारी, चूंकि उसके बाद में उनका फोन मेरे पास में नहीं आया तो मैं नहीं बता सकता अभी कंडीशन कैसी है, लेकिन जब तक उनसे बात होती रही तब तक बोलते कि सर बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत आराम हो गया है 70%, फिर बाद में बोले 90%। फिर कभी कभी पेशेंट का ये भी रहता है ना कि अब जब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं फिर दवा बंद कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन भी होती है। तो उसके बाद मुझे नहीं पता चला, लेकिन हाँ बहुत जबरदस्त रिजल्ट उन्होंने उसका पिक भी भेजा था। मैं पिक नहीं लगा सकता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब के रीजंस होते हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन इस चीज को समझिए कि बहुत सारी चीजें उससे हुई है। तो सालिसिया एक अच्छी दवा है, सही पोटेंसी का सही हिसाब से किस समय, अब जैसे किसी के अंदर अगर अंदर पस पड़ा हुआ है, आप सालिसिया 200 दिए जा रहे हो तो वो फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि वो आप सुखाने की दवा दे रहे हो, अंदर पस पड़ा हुआ है, पस को पहले बाहर निकालना चाहिए। तो वहां पे आपको सालिसिया 6x या 3x या 12x इसका इस्तेमाल करके पहले उसको बाहर निकालना चाहिए। बाहर जब आए उसके बाद में फिर आप जब अगर सालिसिया 200 पावर की देंगे तो फिर वो और अच्छा काम करेगी। इसके साथ में माइरिस्टिका है लो पोटेंसी, अभी एक पेशेंट को मैंने दिया लो पोटेंसी में, मैंने बोला था 3x या 6x लेने के लिए, उनके पास में 2x मिला माइरिस्टिका और बहुत अच्छा काम करा। वो मल्टीपल केसेस हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर में इस तरीके के चीजों से आराम हुआ है, जो कि मेरा अपने अनुभव में आया हुआ है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि लोगों के काम आ रही हैं। मेडिसिन का चुनाव करना थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक आर्ट है। होम्योपैथी इज आर्ट एंड साइंस कहा जाता है।
तो होम्योपैथी आर्ट और साइंस का दोनों का रूप है एक साथ में। तो उस तरीके से अगर आप समझते हैं तो ये बड़ी काम की आपकी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक चीजें मैंने बात करी आपको जिसमें पाइल्स, फिशर और फिशुरा को लेकर के है, जनरली कैसे शुरू होता है। फिशर के बारे में मैंने बताया कि फिशर में कौन कौन सी मेडिसिन मेनली यूज की जाती हैं स्टार्टिंग केस का अगर है तो, और बाद में भी काम आती हैं, लेकिन स्टार्टिंग केस के लिए तो है ही है। इसके अलावा फिशुरा में कैसे आप कुछ चीजों को कर सकते हैं, तो ये समराइज मैंने किया हुआ है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काम आएगी, चीजों को समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऑपरेशन कराने से बचेंगे। मेरा मकसद यही है कि ऑपरेट मत कराइए, इस चीज को बिना ऑपरेशन के ठीक करिए, यही है। ट्रीटमेंट लेना हो तो नंबर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, आप वहां पे जाकर के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे से। इसके अलावा मैंने एक मैनोपैथी करके एक टूल लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी चाहते हैं कि अगर उनको कोई भी मानसिक समस्या हो, तो मानसिक समस्या अगर है आपके साथ में, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में बैच फ्लावर मेडिसिन जो कि होम्योपैथी का ही एक अंग है, उसको साथ में लेना, उसके साथ साथ में अफर्मेशंस, उसके साथ में विजुअलाइजेशन, आपको कई सारी चीजों का पूरा एक कॉम्बो हम दे रहे हैं। अभी फिलहाल बिल्कुल फ्री है, बाद में ये चार्जेबल हो जाएगा, लेकिन अभी ये फ्री है तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मैं दे दूंगा, वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं, आपकी बड़ी काम की आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलता हूं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट आपका 1 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यूट्यूब को बताने के लिए कि इसमें कंटेंट अच्छा है, ताकि वो लोगों को आगे भेज सके। तो दोस्तों फिर मिलता हूं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।